पूरे देश के अंदर एक ही नारा गूंज रहा है, एक स्वर में जनता जनार्दन कह रही है, और वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार, अब की बार 400 पार। जब 400 पार की बात करते हैं तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को तो चक्कर आने लगता है कि 400 पार कैसे होगा। वो युक्ति पूछते हैं जनता जनार्दन से कि 400 पार कैसे, तो जनता कहती है, क्या कहती है, जो राम को लाए हैं, क्या कहती है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। स्वाभाविक रूप से पूरा चुनाव राम भक्तों, राम द्रोहियों के बीच में जाकर के चला गया है, सिमट गया है। बहन और भाइयों, राम द्रोही जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, आतंकवादियों और नक्सलवादियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, जो भारत के विकास पर जिन्हें पीड़ा होती है, जिन्हें गरीब कल्याणकारी योजनाओं को चलाने में अच्छा नहीं लगता, जिनको गरीबों का शोषण करना ही जिनका युग धर्म बन गया है, ऐसे लोग रामद्रोही की श्रेणी में खड़े होकर के आज कांग्रेस के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी, आरजेडी और ये सभी दल एक और चुनावी समर में खड़े हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, सुहेल देव राजभर पार्टी, निषाद राज पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय लोक दल, ये सभी मिलकर के राम भक्तों की टीम के साथ चल करके, मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए प्रतिबद्धता को दोहराते हुए देश के अंदर कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मुझे कहने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। हमने और हम में से हर व्यक्ति सौभाग्यशाली है कि हमने अयोध्या में रामलला को अयोध्या धाम में 500 वर्षों के बाद विराजमान होते हुए भी देखा है, और अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला को अयोध्या धाम में, बहन और भाइयों, अपना जन्मोत्सव और होली खेलते हुए भी देखा है। आज आप अयोध्या जाएंगे, अयोध्या कितने लोग गए हैं इधर, कितने लोगों ने अयोध्या दर्शन किया है? अभी काफी लोगों ने किया है, लेकिन बाकी जितने लोग बचे हैं, मैं यहां पर नीरज शेखर जी से कहूंगा, दया शंकर से कहूंगा कि रोडवेज का तो इन्हीं के पास वो है। एक बार चुनाव के बाद बेरिया और बलिया वालों को अयोध्या में पूरा दर्शन करवाइए, नई अयोध्या का दर्शन करवाइए। आज आप अयोध्या जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे प्रभु राम साक्षात कृपा कर रहे हैं। एक त्रेता युग की अयोध्या आपको अयोध्या में नजर आएगी। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते क्या? राम मंदिर का निर्माण क्या ये लोग कर पाते क्या, बना पाते क्या? ये राम मंदिर नहीं बना सकते, ये विकास नहीं करा सकते, ये गरीब कल्याण नहीं कर सकते, ये आपको सुरक्षा नहीं दे सकते, ये देश के अंदर आतंकवाद की सहानुभूति आतंकवाद और नक्सलवादियों के प्रति होती है, भ्रष्टाचारियों इनके शागिर्द बनते हैं, हर बड़ा माफिया इनके सरपरस्त इनका होता है, तो फिर हम इनको काहे अपने सिर में ढो करके चलते हैं? क्यों अपने लिए बोझा बनाते हैं? और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं कि बहनों और भाइयों,
हमारा दायित्व बनना चाहिए मोदी जी के नेतृत्व में, जैसे भारत ने 10 वर्ष में एक बेहतर योजना बना करके भारत का कायाकल्प किया है, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। याद करिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस समय आतंकी वारदात होती थी। सुबह हम अखबार पढ़ते थे, अखबार पढ़ते ही पहली खबर मिलती थी भ्रष्टाचार की। सायकाल होते होते आतंकी विस्फोट की घटना सामने आती थी, निर्दोष लोगों की हताहत होने के समाचार सामने आते थे। और जब हम सरकार पर दबाव बनाते थे कि भाई आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे, तो सरकार कहती थी आतंकवादी तो सीमा पार के। हमें आश्चर्य होता था, अरे सरकार को अपने नागरिकों को सुरक्षा देना उसका दायित्व है। जैसे प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा या देश के अंदर आपने देखा होगा, देश के अंदर जितने आतंकी संगठन थे, नक्सली संगठन थे, मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में सबको समाप्त कर दिया गया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। और ऐसे ही प्रदेश के अंदर जितने बड़े बड़े माफिया थे, सिर उठा करके चलते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, राह चलते हुए राहजनों को गोली मारते थे, आज आपने देखा होगा वे सब भी मिट्टी में मिल गए हैं, किसी का तो पता नहीं चलता। ये सरकार का दायित्व बनता है अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करें और उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बहनों और भाइयों, उस समय हम कांग्रेस से कहते थे, समाजवादी पार्टी से कहते थे कि आतंकवादियों से निपटो, वह कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। बहनों और भाइयों, आज कैसे समाप्त हो गया? अब तो कहीं पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है और मुझे मेरा नाम मत ले, मुझे मत तो दोषी ठहराना। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान को मालूम है ताकत की भाषा वो समझता है और जानता है ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। और बलिया से ज्यादा इस भाषा का इस्तेमाल कोई दूसरा कैसे कर सकता है? बलिया ने तो कभी गुलामी स्वीकार की ही नहीं। देश 1947 में आजाद हुआ, बलिया ने 1942 में ही अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। बहनों और भाइयों, विकास के कार्य कोई सोचता था पूर्वांचल विकास, जो अब पूर्वांचल हमारी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रही है, उसका लिंक एक्सप्रेसवे बलिया तक जाएगा, आज बन रहा है, तेजी के साथ काम चल रहा है। 4 लेन की कनेक्टिविटी हो, बाढ़ की समस्या का समाधान हो, बलिया में उत्पादित सब्जी दुनिया के बाजार में जाए, वाटरवे का उपयोग सर्वाधिक करने वाला कोई एक जनपद है तो प्रदेश में वह जनपद बलिया जनपद है जो वाटरवे का उपयोग कर सकता है। हमने अथॉरिटी का गठन भी किया है, इन्हीं का विभाग, दया शंकर का ही विभाग उस काम को देख रहा है। बहनों और भाइयों, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, रेलवे में नई ट्रेन आ रही है, कई वंदे भारत ट्रेन, कई अमृत भारत ट्रेन, कई नव भारत ट्रेन, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। आज आप जाएंगे आपको लगेगा दुनिया के अत्याधुनिक ट्रेन की सुविधा भारत के पास, हाईवे भारत के पास, एयरपोर्ट भारत के पास, और एम्स, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, सरदेव चंद्रशेखर जी के गांव का जो हॉस्पिटल उन्होंने बनाया था, हमारी सरकार ने उसको प्रारंभिक रूप से चालू कर दिया है और मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने की कार्रवाई भी बलिया के अंदर चल रही है। बहनों और भाइयों, हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है। और याद करिए, गरीबों के लिए कितनी योजनाएं, 80 करोड़ लोगों को भारत फ्री में राशन दे रहा है। और पाकिस्तान की हालत क्या है? 23 करोड़ की कुल आबादी, वे भी भूख से मर रहे हैं।
मैं कहना चाहूंगा जो पाकिस्तान का राह गलापते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं क्यों वे भारत में बोझ बने हुए हैं। पाकिस्तान में जाओ, एक बार देख के आओ, वहां कोई भीख भी नहीं देने वाला है, क्योंकि जो स्वयं भीख मंगा हो, दुनिया के अंदर भीख का कटोरा लेते हुए फिर रहा हो, वो क्या दूसरों का पेट भरेगा। लेकिन आज भारत तो अपने देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। 60 करोड़ लोगों को भारत 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उपचार के लिए उपलब्ध करा रहा है। और मोदी जी ने घोषणा की है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत के कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराएगी। वह देश के अंदर किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा सकता है। बहनों और भाइयों, किसान को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, और हमने तो प्रदेश में व्यवस्था की है होली और दीपावली के अवसर पर एक भरा हुआ रसोई गैस का सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाएंगे इन परिवारों को, और हम उपलब्ध करवा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे प्रदेश भर में, पूरे देश के अंदर आप देख रहे होंगे मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ गरीबों के एक एक मकान बन गए। और मोदी जी ने घोषणा की है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, बचे हुए जितने भी गरीब हैं, जिनके पास कच्चा मकान है, जिनके पास झोपड़ी है, इन लोगों को भी एक एक आवास उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। एक तरफ विकास सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के काम करने वाली प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल है, जो विकास भी कराते हैं, विरासत का सम्मान भी कर रहे हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, ये सभी दल हैं, इनकी हालत देखो। टीएमसी बंगाल के अंदर वहां के साधु संतों को धमकी दे रही है, कह रही है कि तुम धर्म की बात क्यों करते हो। अबे हमारे साधु संत धर्म की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे। लेकिन वहां धमकी दी जा रही है। ये तो संस्कार है इन लोगों के। और यही नहीं, इनका घोषणा पत्र अगर आप पढ़ेंगे, आप भी सोचेंगे कि ये लोग तो देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या कहता है? वो कहता है सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। क्या आरक्षण कहां से देंगे? एससी, एसटी और ओबीसी का काट करके लोग मुसलमानों को देना चाहते हैं। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। लेकिन ये लोग फिर से धर्म के आधार पर आरक्षण करने की बात कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में इस बारे में घोषणा की है कि बीजेपी किसी भी हाल में धर्म के आधार पर देश के अंदर आरक्षण नहीं होने देगी। आरक्षण का आधार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति ही होगा। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की इन साजिशों को, आरजेडी के इन साजिशों को भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं होने देगी। ये अपने घोषणा पत्र में दूसरी बात कहते हैं कि सत्ता में आए तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब भारत के अंदर तालिबानी शासन। तालिबानी शासन आप स्वीकार करेंगे क्या? तालिबानी शासन का मतलब बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं घरों में कैद होकर के रह जाएंगी। क्या ऐसा कुशासन हमें चाहिए क्या? 3 तलाक की कुप्रथा को ये फिर से जारी करवाएंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? बहनों और भाइयों,
भारत के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान ही लागू होगा। भारत के अंदर शरिया कानून हम लागू नहीं होने देंगे। तीसरी बात ये अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि सत्ता में आए तो अल्पसंख्यकों को उनकी खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा खान पान है, कौन सा खान पान है जो खान पान बहुत संख्यक खाता है लेकिन अल्पसंख्यक नहीं खाता है, या अल्पसंख्यक खाता है बहुत संख्यक नहीं खाता है? अरे बाटी चोखा आप भी खाते होंगे, वो भी खाता होगा। चावल आप भी खाते होंगे, वो भी खाता होगा। दाल आप भी खाते होंगे, वो भी खाता होगा। सब्जी आप भी खाते होंगे, वो भी खाता होगा। लेकिन एक जगह में आके ठहर जाते हैं, एक जगह में आके ठहर जाते हैं। जब कोई मुसलमान गौकशी करने का दुस्साहस करता है, गौ मांस खाने की बात करता है, हिंदू वहां पे डर जाता है, कहता है नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गौ हमारी जन्म जन्म का नाता है। बोलते हैं ना, क्या गौकशी करने वालों को स्वतंत्रता देंगे? क्या छूट देंगे? क्या? अरे राम जन्मभूमि को मंदिर निर्माण का जो पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है वह पाप में बदल जाएगा। पाप में, ये पाप मत करना। आप मानते हैं ना इस चीज को? आप मानते हैं ना इस बात को? और इसीलिए बहनों और भाइयों में आया हूं, ये बैरिया और बलिया विकास के लिए नहीं तरसता, विकास के लिए नहीं तरसता है। विकास के कार्यों को जितना तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, मैं उसी के लिए आपके पास आया हूं। हमने तो यहाँ राजकीय पॉलिटेक्निक भी दिया है, एक राजकीय महाविद्यालय भी बैरिया में दिया है, इंटर कॉलेज भी बलिया में दिया है, और नौरंगा को प्रत्येक घर में सोलर लाइट देने की कार्रवाई के लिए भी 14 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए गए। बहनों और भाइयों, बलिया में बस स्टैंड भी बन रहा है, मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है, वाटर वे के निर्माण की भी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है, बाढ़ बचाव के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। और मैं तो आपको यही कह सकता हूं कि बहनों और भाइयों, आपने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी सुरक्षा भी देगी, सम्मान भी देगी, विकास भी कराएगी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सरदेव चंद्रशेखर जी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए श्री नीरज शेखर को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। बलिया की सीट में जीतने का मतलब 4 जून को 400 पार के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। आप सहमत हैं? क्या बलिया सहमत है? बैरिया सहमत है? थोड़ा बलिया की तरह बोलो भाई, क्या मैं कर रहा हूं, थोड़ा तेजी से बोलो, बलिया की आवाज में बोलो। सहमत हो ना? सब सहमत हो? नहीं, आप तो हैं ही, लेकिन ये जो पेड़ के नीचे हैं, सड़क के किनारे खड़े हैं, देखो ये गलती दया शंकर की है। एक कश्मीर चला गया था, आज ही सुबह पहुंचा है, नहीं तो पंडाल बड़ा बनाता तो पूरा प्रांगण भरा होता। लोग पेड़ों के नीचे खड़े हैं, पेड़ों के नीचे लोग खड़े हैं, सड़क के किनारे खड़े हैं, धूप में खड़े हैं। मैं उन सबसे भी कहूंगा, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपके उत्साह के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। और उधर सड़क के किनारे भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं सड़क के किनारे। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बहनों और भाइयों, आप श्री नीरज शेखर जी को 1 जून को चुनाव जिता करके देश की संसद में फिर से भेजेंगे। अरे सड़क के उस पार वाले भी बोले, सड़क के किनारे जो पेड़ के नीचे खड़े हैं, आप बना के आप भेजेंगे। और इधर सड़क के किनारे सभी लोग सहमत है ना? लेकिन इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। करेंगे? मेरी बात को मानेंगे? घर घर जाएंगे? आप में से जितने भी लोग यहां आए हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा
कि आप में से अभी हमारे पास 6 दिन है प्रचार के लिए। इन 6 दिनों में हर व्यक्ति जो राम भक्त है, जिसको देश की चिंता है, जिसे आत्मनिर्भर और विकसित भारत के बारे में जिनके मन में एक तड़प है, भारत माता के प्रति जिसके मन में गौरव का भाव है, उस हर व्यक्ति से मैं अनुरोध करूंगा कि वह इन 6 दिनों का उपयोग करे। ये 6 दिन हम देश के लिए देंगे, और देश के लिए किस रूप में देंगे? हर दिन 3 घंटा, 3 घंटे का समय। इन 3 घंटों में आपको प्रतिदिन 10-10 परिवारों के साथ संपर्क करना है। 10 परिवार में, एक परिवार में 4 लोग होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 6 होंगे, किसी में 3 होंगे। प्रत्येक सदस्य से मिलकर के अनुरोध करना है। अनुरोध यही करना है कि मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने के लिए, राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए श्री नीरज शेखर को चुनाव जिताकर भेजना है। कमल चुनाव चिन्ह को, चुनाव चिन्ह कमल के लिए वोट मांगेंगे, मांगेंगे। पेड़ के नीचे वाले भाई, आपके पास तो बहुत अच्छी हवा आ रही होगी पेड़ की, मांगेंगे ना। और दूसरा कार्य, 1 जून को 10 बजे के पहले उन सभी मतदाताओं को मतदान केंद्र में ले जाके मतदान कराना है। कराएंगे, करा देंगे। देखो आज भी मतदान हो रहा है, जहां पे कार्यकर्ता जनता जनार्दन सक्रिय है, वहां 30% मतदान 11 बजे तक संपन्न हो चुका था। 30% मतदान, यानी अगर शाम तक मतदान का क्रम चलेगा तो 70% तक पहुंच जाएगा, तेजी के साथ आगे बढ़ जाएगा। और इसीलिए आपको बलिया के अंदर में रिकॉर्ड मात्रा में मतदान करना। करेंगे, करेंगे ना? तो मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ लाइए। सड़क वाले, सड़क के किनारे वाले भी दोनों हाथ ला करके बोलो। सभी लोग बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो बलिया से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे।